बच्चों, आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में सीरीज एलसीआर सर्किट पढ़ने जा रहे हैं। तो आप हेडिंग डालिए सीरीज एलसीआर सर्किट। सीरीज एलसीआर सर्किट हम लोग एसी सोर्स के साथ सीरीज में इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर को कनेक्ट करना चाहते हैं। मतलब कुछ ऐसा सर्किट है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक इंडक्टर है और ये एक कैपेसिटर है, और इन तीनों को हमने सीरीज में एक एसी सोर्स के साथ कनेक्शन दिया हुआ है। मान लीजिए एसी सोर्स का वोल्टेज है V नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारा एसी सोर्स का वोल्टेज है। रेजिस्टेंस हमारा R है। इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC है। ठीक है, तो यहां जो बताओ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसे हम लोग VR बोलते थे। ठीक है, और यहां जो पोटेंशियल का ड्रॉप होता था उसे हम लोग VL बोलते थे, और यहां जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा उसे हम लोग BC कहते थे। राइट, तो किसी जनरल टाइम t इक्वल टू टी पर अगर हम बात करें तो यहां से करंट अगर I गया तो यहां करंट I ऐसे जाएगा। तो हमने आपको बताया था फेज डिफरेंस। तो मैंने कहा था कि रेजिस्टेंस कहता है मुझ में आने वाली करंट और मेरा वोल्टेज हमेशा सेम फेज में होता है। ये बात किसके लिए थी? रेजिस्टेंस के लिए। याद करो, इंडक्टर में करंट और वोल्टेज में वोल्टेज हमेशा π/2 लीड करता था। कैपेसिटर के करंट और वोल्टेज में हमेशा करंट π/2 लीड करता था। तो अगर हम यहाँ फेज डिफरेंस देखने की कोशिश करें और रेफरेंस अगर हमने करंट को माना है तो यही फेज हमारा VR का होगा। अगर हम करंट को रेफरेंस माने तो I और VR सेम फेज में होगा। अब यहां देखो, जो करंट होगा और ये VL होगा, इसमें जो VL होगा वो करंट से π/2 लीडिंग, इधर VL आएगा, और I और BC में BC π/2 लैगिंग होता है करंट से, तो ये BC का फेज होगा। राइट, सिमिलरली अच्छा हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये हमारा फेज VR का है और ये VL और ये BC है। तो यहां पे तीन संभावनाएं बनेंगी, अभी समझाते हैं। अच्छा, अगर हम रिएक्टेंस का दिखाएं, रिएक्टेंस का, तो बताओ जिधर VR है वो रेजिस्टेंस का फेज है, जिधर VL है उधर XL का फेज है, और जिधर BC है वो XC का फेज है। तो ये देखो XL और ये XC का फेज हो जाएगा। राइट, कोई प्रॉब्लम? अब समझना जरा। अब यहां होंगी तीन संभावना। पहली संभावना केस वन, पहली संभावना, अगर ऐसा हो जाए कि VL ग्रेटर देन BC, या फिर इसी को बोले XL ग्रेटर देन XC, तो अगर बताओ इंडक्टर कैपेसिटर पे डोमिनेट करेगा तो BL और BC का रिजल्ट ऊपर बचेगा। तो ऐसा फोटो आएगा, ये VR का फेज है, ये VL माइनस BC होगा, और ये रिजल्टेंट होगा V सोर्स, और ये एंगल आएगा फाई। अच्छा, जो VR का फेज है वही करंट का फेज होगा, क्योंकि I और VR सेम फेज में होंगे। अगर हम यहाँ रेजिस्टेंस के केस में देखें तो ये देखो R का फेज, और इधर की तरफ XL माइनस XC का फेज, तो इनका रिजल्टेंट ये Z होगा और ये एंगल होगा फाई। देख लीजिए, ऐसे सर्किट को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव सर्किट। इसे बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट कब होता है? जब VL ग्रेटर देन BC या XL ग्रेटर देन XC। इन दिस केस सोर्स वोल्टेज इज लीडिंग इन फेज फाई विद रिस्पेक्ट टू करंट। तो हम बोलेंगे कि इस केस में सोर्स वोल्टेज is leading in phase phi with respect to current, with respect to I current। जो सोर्स वोल्टेज है, ये सोर्स वोल्टेज इस करंट से फाई एंगल लीड करेगा। कब?
जब XL ग्रेटर देन XC या VL ग्रेटर देन BC, और ऐसे सर्किट को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव सर्किट, राइट। अच्छा, जो cos फाई अगर हम यहां निकालें, अच्छा इस केस में जो Z होगा, Z बताओ क्या आएगा, सर्किट इंपिडेंस रूट के अंदर R स्क्वायर इसका और इसका रिजल्टेंट प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो Z बराबर हो जाएगा रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ये आएगा सर्किट इंपिडेंस। क्लियर है। अच्छा, सोर्स वोल्टेज क्या आएगा, रूट के अंदर VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस BC का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा सोर्स वोल्टेज। और अगर हम बताओ यहां cos फाई लगा दें, तो बताओ जो cos फाई आएगा, जिसे हम लोग बोलते थे एंगल ऑफ पावर फैक्टर, cos फाई को बोलते थे पावर फैक्टर, फाई को बोलते थे एंगल ऑफ पावर फैक्टर। तो बताओ ये पावर फैक्टर बेस अपॉन हाइपोटेनस R बाई जेड हो जाएगा, cos फाई की वैल्यू R बाई जेड। नोट करिए, राइट। अब दूसरी संभावना कि मान लो VC ग्रेटर देन BL हो जाए, दूसरी संभावना देखिए, ये रब कर दो बेटा, आप देखना। देखिए जरा, यहां पर I और VR सेम फेज में थे, I VR सेम फेज में थे, ये VL का फेज था, ये BC का फेज था। अगर हम लोग यहां पर देखें रेजिस्टेंस के इसमें, ये R का फेज, ये XL का फेज और ये XC का फेज, ठीक है। आप समझना, अगर ऐसा हो जाए VC ग्रेटर देन VL या फिर XC ग्रेटर देन XL, तो ऐसे सर्किट को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव सर्किट। ऐसे सर्किट को क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। ऐसे सर्किट को बोलेंगे कैपेसिटिव सर्किट। इस केस में बताओ, इधर रिजल्ट आएगा ये VR और इधर बचेगा VC माइनस VL, तो ये होगा बेटा V सोर्स और ये एंगल होगा फाई। यही हमारा करंट का भी फेज होगा। इधर देखो R होगा, इधर होगा XC माइनस XL, ये होगा हमारा रिजल्टेंट Z और ये एंगल होगा फाई। बोलो भाई। तो बताओ यहां से अगर हम Z की बात करें तो Z आएगा रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर, ठीक है। और यहां आएगा V सोर्स बराबर रूट के अंदर VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का स्क्वायर। और इन दिस केस सोर्स वोल्टेज इज लैगिंग इन फेज फाई विद रिस्पेक्ट टू करंट, या ऐसे बोले करंट इज लीडिंग। तो इन दिस केस करंट इज लीडिंग in phase phi, current is leading in phase phi with respect to current I. Current is leading in phase phi with respect to source voltage Vs। कैपेसिटिव सर्किट है तो करंट लीड कर रहा है फाई एंगल, और वो फाई निकलेगा cos फाई बराबर R बाई जेड। यहां लगाओ cos फाई तो R बाई जेड, राइट। ऐसे सर्किट को बोलते हैं हम लोग कैपेसिटिव सर्किट।
अब आते हैं तीसरी संभावना, तीसरी पॉसिबिलिटी पे अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। रब कर दिया जाए। देखो बेटा, समझना जरा। तीसरी संभावना अगर हम बात करें, मान लो ऐसा हो जाए वी एल बराबर बी सी, बी एल बराबर बी सी, और या फिर एक्सएल बराबर एक्सी, ऐसा हो जाए। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस कंडीशन। और हम बोलते हैं सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव। सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव। देखना, सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव का मतलब ये होगा कि जो सोर्स वोल्टेज होगा वो करंट के साथ सेम फेज में आएगा। तो देखो, अगर ये VL बराबर VC, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां बचेगा VR, और यही होगा V सोर्स, और यही फेज हमारा करंट का भी होगा। तो करंट VR और V सोर्स सेम फेज में होंगे, और VR की वैल्यू V सोर्स के बराबर होगा। XL XC कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा ओनली R, और यही R बराबर Z होगा, और ये Z बेटा मिनिमम होगा। Z कैसा होगा? मिनिमम, राइट। तो बताओ, रेजोनेंस कंडीशन में सर्किट इंपिडेंस मिनिमम होता है। सर्किट इंपिडेंस मिनिमम कहते हैं इसको, सर्किट इंपिडेंस मिनिमम। और ये कब? जब V सोर्स V रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, और इस कंडीशन में करंट और सोर्स वोल्टेज सेम फेज में। इन रेजोनेंस कंडीशन source voltage Vs and I are in same phase, right? अच्छा, यहां पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर देखो क्या होता था। पावर फैक्टर हम लोग पढ़ते थे R/Z cos phi, R/Z, लेकिन यहां तो R और Z बराबर है, तो ये वैल्यू 1। तो पावर फैक्टर 1 होता है कब? रेजोनेंस कंडीशन में। या एंगल ऑफ पावर फैक्टर 0 डिग्री होता है। एंगल ऑफ पावर फैक्टर 0 डिग्री, लेकिन पावर फैक्टर 1 होता है cos phi। cos phi को पावर फैक्टर बोलते हैं। ऐसा कब देखने को मिलेगा? अगर मैं तुमसे कहूं ये देखो बेटा 6 वोल्ट है, ये भी 6 वोल्ट है, और ये मान लो उस समय 8 वोल्ट है, तो V सोर्स उस समय 8 वोल्ट होगा, राइट। और अगर हम आपसे कहें यहां पर करंट की वैल्यू निकालो IRMS, तो आप सोर्स वोल्टेज का RMS वैल्यू डिवाइडेड बाय Z, और चाहे तो आप इसी को लिख दो VRMS, रेजिस्टेंस का VRMS, क्योंकि सोर्स वोल्टेज और V रेजिस्टेंस बराबर, और Z की जगह R लिख दो, एक ही बात है। इस केस में करंट कैसा होगा? देखो ये बेटा Z होगा मिनिमम, तो करंट कैसा होगा? मैक्सिमम। इसका मतलब रेजोनेंस कंडीशन में करंट हमारा मैक्सिमम होता है। रेजोनेंस कंडीशन में करंट कैसा होगा? मैक्सिमम, राइट। बहुत बढ़िया, समझ लीजिए। रेजोनेंस कंडीशन में अगर हम देखो ये 6 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, VL बराबर VC, अगर ये 8 वोल्ट है तो यही V सोर्स होगा 8 वोल्ट। अगर हम 1 वोल्ट मीटर यहां लगा दें यहां पर, तो इन दो का रिजल्टेंट वोल्टेज 8 और 6, VR और VL, देखो VR और VL π/2 पे है, तो 8 और 6 का π/2 फेज डिफरेंस में रिजल्ट रूट के अंदर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये 10 वोल्ट आएगा। अगर हम 1 वोल्ट मीटर यहां लगा दें तो देखो VL और BC पाई फेज डिफरेंस पे है, तो ध्यान देखो VL और BC आउट ऑफ फेज है पाई एंगल,
तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके 0 वोल्ट आएगा, और 1 वोल्टमीटर हमने ये लगाया, तो ये बताओ इन तीनों का रिजल्ट रीड करेगा, तो ये दोनों पाई फेज डिफरेंस, इनका रिजल्ट 0, तो वी आर बराबर वी सोर्स 8 वोल्ट, राइट। कोई प्रॉब्लम? अब ऐसा, इसका मतलब रेजोनेंस कंडीशन में सर्किट इंपेडेंस मिनिमम होता है, रेजोनेंस कंडीशन में करंट मैक्सिमम होता है। रेजोनेंस कंडीशन में सर्किट इंपेडेंस मिनिमम, करंट कैसा? मैक्सिमम। तो हम वो फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है सोर्स की, इस सोर्स की वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस देखने को मिलता होगा। यानी अगर उस फ्रीक्वेंसी पर हम सोर्स को सेट करें तो करंट सर्किट में मैक्सिमम होगा, और उस कंडीशन को हम लोग रेजोनेंस कंडीशन कहेंगे। उससे अगर कम फ्रीक्वेंसी करेंगे तब भी करंट घटेगा, उस फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तब भी करंट घटेगा। यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक ऐसा फ्रीक्वेंसी है जिस पर इंपीडेंस मिनिमम और करंट मैक्सिमम, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से अगर हम फ्रीक्वेंसी घटाएं या बढ़ाएं तो इंपीडेंस बढ़ेगा, और इंपीडेंस अगर बढ़ेगा तो करंट घटेगा, राइट। तो देखिए जरा, तो हम वो फ्रीक्वेंसी निकालने जा रहे हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ध्यान दीजिए, ये हटा दें बेटा, देखना। अब देखो भाई, अगर हम बात करें इन रेजोनेंस कंडीशन, इन रेजोनेंस कंडीशन इतना तो हम समझ ही गए कि इंपीडेंस मिनिमम होगा, करंट मैक्सिमम होगा। तो इंपीडेंस का अगर हम ग्राफ बनाएं फ्रीक्वेंसी के साथ, जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ये वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है जिसके करस्पॉन्डिंग इंपीडेंस सबसे कम होता है। यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तब भी इंपीडेंस बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तब भी इंपीडेंस बढ़ेगा। करंट के लिए ग्राफ बनाएं, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम होता है, ये हमारा एफ रेजोनेंस, इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट होगा वो होगा मैक्सिमम। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग करंट मैक्सिमम, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से आगे जाओगे तब भी करंट घटेगा, पीछे जाओगे तब भी करंट घटेगा, राइट। अच्छा ध्यान दो, और रेजोनेंस कंडीशन कब आता है? जब एक्सएल बराबर एक्सी होता है। एक्सएल होता है ओमेगा एल, एक्सी होता है 1/ओमेगा सी। यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जब बराबर हो जाते हैं और ये दोनों आउट ऑफ फेज में होते हैं, तो एक्सएल जब एक्सी के बराबर, तो उस समय वीएल बराबर बीसी होता है। तो बताओ एक्सएल हुआ ओमेगा एल, ये 1/ओमेगा सी, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/एलसी। तो ओमेगा रेजोनेंस 1/√LC होता है बेटा, और ओमेगा होता है 2πf, तो ये एफ रेजोनेंस 1/√LC। तो बताओ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई भाई, एफ रेजो 1/2π√LC। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई है 1/2π√LC, ये होगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। बोलो यार, तो ये बताओ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर आ गई, तो अगर हम यहां पर हम देखें, अगर फ्रीक्वेंसी के साथ
इम्पीडेंस को देखें तो देखो भाई जरा ध्यान से, एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल 2 पाई एफ एल। तो एक्सएल इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एक्सी क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। एक्सी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो ये ग्राफ एक्सी का है, ये ग्राफ एक्सएल का है। ये जहां भी दोनों ग्राफ कट कर रहे हैं, ये वो पोजीशन है जहां एक्सएल बराबर एक्सी है, और इसी फ्रीक्वेंसी को हमने नाम दिया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यही वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अच्छा ध्यान दो, फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस से जब कम होगी तो रेजोनेंस पर एक्सएल बराबर एक्सी है, अगर फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो एक्सी बढ़ेगा। तो इस रेजोनेंस के पहले इन सारी फ्रीक्वेंसी पर एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल होता है। देख लो ग्राफ में, देखो ये एक्सएल है और ये एक्सी बड़ा है। तो इस सर्किट को बोलते हैं कैपेसिटिव सर्किट, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर सर्किट कैपेसिटिव कहा जाता है। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के आगे तुम कहीं भी चले जाओ, एक्सएल बड़ा है, एक्सी छोटा है, और एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, ऐसे सर्किट को हम लोग इंडक्टिव सर्किट कहते थे बेटा, इंडक्टिव सर्किट। और बताओ जब एक्सएल बराबर एक्सी होता रेजोनेंस, उस समय सर्किट कहा जाता है रेजिस्टिव सर्किट। रेजोनेंस कंडीशन में सर्किट को हम लोग रेजिस्टिव सर्किट कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर सर्किट कैपेसिटिव होता है, क्योंकि एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल होता है। रेजोनेंस कंडीशन पर एक्सएल बराबर एक्सी होता है, सर्किट रेजिस्टिव होता है। और रेजोनेंस कंडीशन से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी होता है, सर्किट हमारा इंडक्टिव कहा जाता है। नोट करो बेटा। और रेजोनेंस कंडीशन में पावर फैक्टर cos फाई 1 होगा, क्योंकि cos फाई होता था R बाई जेड, और R और Z बराबर, तो cos फाई 1। और ये हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। रब कर दें इसको बेटा। अब देखिए, समझना भाई, यहां पर याद करो, हमने आपको पढ़ाया था पावर इन एसी सर्किट, पावर इन एसी सर्किट याद है। हालांकि हम आपको बता चुके हैं इसका रिजल्ट, एवरेज पावर इन एसी सर्किट आई स्क्वायर आर, बस आई की जगह आई आर एम एस। हम इसी रिजल्ट को एक तरीके से और लिखने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, अगर हमारा सीरीज सर्किट है तो ये देखो आई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू आर। बताओ आई आर एम एस को हम लिख सकते थे सोर्स वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू अपॉन जेड इंटू आई आर एम एस इंटू आर। बताओ आर बाई जेड को हम लोग cos फाई बोलते हैं। तो देखो एवरेज पावर इन एसी सर्किट आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू आर बाई जेड हो गया cos फाई। तो ये रिजल्ट आ गया देखो, जहां पर cos फाई को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, और इसकी वैल्यू आर बाई जेड। ठीक है, पावर फैक्टर आर बाई जेड।
ठीक है, तो आप एसी में एवरेज पावर चाहे आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर लिख दें, और चाहे आप आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाई लिख दें, दोनों बातें एक ही है बेटा, एक ही बातें दोनों। जहां पर कॉस फाई को हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं, इसलिए क्योंकि पावर का जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने डीसी में पढ़ा था वो पढ़ा था P बराबर आई बी ओनली। यहां पर एक फैक्टर एक्स्ट्रा है कॉस फाई, जिसे हम लोग पावर फैक्टर बोल रहे हैं, क्योंकि पावर के एक्सप्रेशन में एक फैक्टर है कॉस फाई, एक्स्ट्रा फैक्टर है, इसलिए इसे हम लोगों ने नाम दिया पावर फैक्टर, जिसकी वैल्यू अभी अभी निकल के आई थी कॉस फाई बराबर आर बाई जेड। राइट, आगे बढ़ा जाए। देखो बेटा आप आगे, चलिए सवाल हेडिंग डालिए, हेडिंग डालें शार्पनेस of resonance, sharpness of resonance, और या फिर इसी का दूसरा नाम है क्वालिटी फैक्टर, और क्वालिटी फैक्टर, और क्वालिटी फैक्टर, जैसे हम लोग बोलेंगे क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर। ठीक है, तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कहा जाए या क्वालिटी फैक्टर कहा जाए, क्यू फैक्टर कहा जाए, तो इसका क्या मतलब पहले ये बात समझ लीजिए। ठीक है, तो याद करो अभी अभी हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया था करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। यहाँ देखो आई था, यहाँ एफ मान लो या ओमेगा मान लो, ओमेगा हमारा 2 पाई एफ होता है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा था, याद करिए, जो ओमेगा रेजोनेंस था, ये ओमेगा रेजोनेंस, इसके करस्पॉन्डिंग करंट क्या था, मैक्सिमम। ठीक है, इसके दोनों तरफ ओमेगा 1 और ओमेगा 2 ऐसे दो ओमेगा हैं जिनके करस्पॉन्डिंग करंट मैक्सिमम करंट का 1/√2 है, मैक्सिमम करंट का 1/√2 है। तो ये डेल्टा ओमेगा और ये डेल्टा ओमेगा, इसको डेल्टा ओमेगा बोल रहे हैं, इसको भी डेल्टा ओमेगा बोल रहे हैं। रेजोनेंस ओमेगा से कितना कम या ज्यादा। तो लिखें इसमें जरा क्यू फैक्टर में, पहले इसको डिफाइन कर दें। लिखें क्यू फैक्टर ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट, Q factor of series resonance circuit is defined as, Q factor of series resonance circuit is defined as ratio of resonance frequency to difference in two frequency, resonance frequency to difference in two frequency, taken on both sides of resonance frequency, such that at each frequency current becomes 1/√2 times, the value at resonance frequency. Current becomes 1/√2 times the value at resonance frequency. यानी बताओ, कह रहे हैं कि जो क्वालिटी फैक्टर है शार्पनेस, उसे डिफाइन किया गया क्यू फैक्टर बराबर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का रेशियो
उन दोनों फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के साथ, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के अराउंड वो दो फ्रीक्वेंसी जिनके करस्पॉन्डिंग करंट मैक्सिमम करंट का 1/√2 है, उनका डिफरेंस के साथ रेशियो लिया गया। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस इन बोथ फ्रीक्वेंसी corresponding to which current is 1/√2 times of maximum current। तो इसे देखो बेटा, हम ऐसे लिखते हैं, ओमेगा रेजोनेंस अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा, 2 डेल्टा ओमेगा। इस ओमेगा 1 से ओमेगा 2 की जो रेंज है इसे बैंड विड्थ भी कहते हैं, बैंड विड्थ, जो कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 यानी 2 डेल्टा ओमेगा होगा, इसे हम लोग बैंड विड्थ भी कहते हैं। तो ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 हो गया 2 डेल्टा ओमेगा, राइट। अब ध्यान दो, अब ध्यान देना, जो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू है ये निकल के आती है, ये निकल के आती है आर बाई एल, आर बाई एल, ये निकल के आएगी आर बाई एल। अब ये कहां से आई, आपके मन में विचार आ सकता है। कर एक बार बताओ, यहां करंट अगर 1/√2 है मैक्सिमम करंट का, अच्छा यहां देखो करंट मैक्सिमम, तो आई होता है वी सोर्स बाई जेड। यहां बताओ जेड बराबर आर है जब करंट मैक्सिमम है, तो जब करंट 1/√2 तो जेड हमारा √2 टाइम्स करंट जो है, करंट बताओ बराबर वी बाई जेड, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। तो अगर करंट 1/√2 तो इंपिडेंस √2 टाइम्स, तो जेड बराबर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ये होता है। और बताओ, तुम कह रहे हो करंट अगर 1/√2 तो उस समय जो जेड होगा वो √2r होगा, और ये हुआ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो 2r स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का स्क्वायर। तो आर बराबर आ गया ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी। तो यहां से ओमेगा में क्वाड्रेटिक आएगा और उसके डिफरेंस ऑफ रूट ही आएगा आर बाई एल, आर बाई एल। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ओमेगा में, और ये डिफरेंस ऑफ रूट हम निकाल देंगे, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आ जाएगा आर बाई एल। तो ध्यान दो, यानी क्वालिटी फैक्टर का रिजल्ट ओमेगा रेजोनेंस अपॉन, इसे लिख दो आर बाई एल, आर बाई एल। अगर हम इसमें आई से मल्टीप्लाई करते हैं, देखना ध्यान से देखना, तो ये आई इंटू ओमेगा रेजोनेंस इंटू एल और आई इंटू आर, तो ये लिखा आई इंटू एक्सएल वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और आई इंटू आर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, या इसी को बोल दो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अपॉन वोल्टेज ऑफ सोर्स। यानी पता है क्वालिटी फैक्टर को कुछ लोग ऐसे भी दिमाग में रखते हैं, क्वालिटी फैक्टर वास्तव में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और उन दोनों फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस का रेशियो है जिन दो फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम करंट का 1/√2 है, और उन दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस निकल के आता आर बाई एल, और वो वैल्यू हमने यहां रखी, तो ये बन गया हमारा ओमेगा एल बाई आर, लेकिन ओमेगा रेजोनेंस वाला। तो आई से मल्टीप्लाई किया तो ये आई एक्सएल अपॉन आई आर, तो ये वीएल बन गया। रेजोनेंस कंडीशन में इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस का वोल्टेज, बताओ बेटा रेजोनेंस कंडीशन में रेजिस्टेंस वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज बराबर होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार हम इस टेक्निक को लगा करके क्वालिटी फैक्टर उस रेजोनेंस सर्किट का फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिएगा भाई, इसी रिजल्ट को हम कई तरीके से लिख सकते हैं। क्यू बराबर ओमेगा आर एल बाई आर, इसी को देखना, याद करो रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता था, रेजोनेंस कंडीशन क्या होता था, ओमेगा आर स्क्वायर बराबर 1 बाई एल सी, ये होता था। तो यहां से हम चाहें तो ओमेगा आर की वैल्यू 1 बाई ओमेगा आर एल सी हो जाता था, यहां रख सकते हैं। तो
तो ये बताओ बनेगा 1/ω/r एल सी इंटू L/r। एल से एल हो गया कैंसिल। क्वालिटी फैक्टर 1/ω रेजोनेंस RC, ये भी लिख सकते हो आप क्वालिटी फैक्टर को, राइट। और इसी को आप चाहें तो ω/r की वैल्यू, ω/r की वैल्यू यहां देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/√LC भी लिख सकते हो। तो 1/√LC ले जाओ, √LC ऊपर गया, √LC ऊपर गया तो बताओ एक नीचे C बचेगा और नीचे R बचेगा। तो ये बताओ बन के आ गया 1/r, रूट के अंदर L/c। देख लो बेटा। तो अच्छे स्टूडेंट याद रखते हैं क्वालिटी फैक्टर ω/r इंटू L अपॉन यहां पर R, इसी को लिख दो 1/ω रेजोनेंस RC, इसी को लिख दो 1/r रूट L/c, या इसी को लिख दो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अपॉन वोल्टेज ऑफ सोर्स या रेजिस्टेंस इन रेजोनेंस कंडीशन। ये सब बातें एक ही है। ये रेजोनेंस कंडीशन में लिखा जा रहा है, ये ध्यान रखना, इन रेजोनेंस कंडीशन, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, इसे नोट कर लीजिए आप। चलिए एक सवाल करते हैं। चलिए जरा देखते हैं। आपसे कहा जाए, एक सवाल है, सीरीज LCR सर्किट है और यहां पर एक AC सोर्स, AC सोर्स का वोल्टेज 200 वोल्ट लिखा है। अच्छा बताओ, अगर AC सोर्स का वोल्टेज 200 वोल्ट लिखा है तो ये सोर्स का कौन सा वोल्टेज है, एवरेज, RMS की पीक? तो आप कहोगे ये RMS है, क्योंकि AC को हम लोग RMS के टर्म्स में पढ़ते हैं। ये रेजिस्टेंस हमें दिया गया 50 ओम, XL हमको दिया गया 40 ओम, XC हमको दिया गया 40 ओम। अच्छा एक बात बताओ, इस सवाल में इतना देख करके XL बराबर XC दिया बेटा 40 ओम, तो क्या ये रेजोनेंस कंडीशन है? ये तो ऐसे समझ में आ रहा है रेजोनेंस कंडीशन है, राइट। अगर ये रेजोनेंस कंडीशन है तो बताओ जरा, Z बराबर R होगा, V सोर्स बराबर VR होगा, सोर्स वोल्टेज VR के बराबर, और VL बराबर BC होगा। तो चलो भाई बताइए, हमको ये दिया गया है कि यहां का वोल्टेज 160 वोल्ट है, कौन सा, VL। अगर VL बराबर 160 वोल्ट है तो आप हमें को बताइए
जो VC होगा वो कितना होगा, तो आपका जवाब होगा वो भी 160 वोल्ट होगा। तो VC भी हमारा 160 वोल्ट ही होगा, VC। अच्छा VR जो होगा वो बताइए 200 वोल्ट होगा, वो 200 वोल्ट होगा VR, राइट। अब यहां से जो करंट जाएगा IRMS, अगर ये हमें निकालने कोई कह दे तो बताओ IRMS की वैल्यू, V सोर्स का RMS वैल्यू अपॉन Z, और Z बताओ बेटा R के बराबर, तो ये 200 अपॉन R है 50, तो IRMS 4 एम्पियर आएगा करंट, 4 एम्पियर, राइट। इस केस में अगर क्वालिटी फैक्टर कोई कहते हैं Q, क्वालिटी फैक्टर, तो क्वालिटी फैक्टर हो जाएगा V ऑफ इंडक्टर अपॉन V ऑफ सोर्स। इंडक्टर का वोल्टेज है 160 वोल्ट और सोर्स का है 200, 4 से काट दो तो 4/5, तो क्वालिटी फैक्टर आएगा 0.8, क्वालिटी फैक्टर आएगा 0.8, नोट करिए। अगर यहां कह दिया जाए इस केस में पावर इन एसी सर्किट बताइए, पावर इन एसी सर्किट, तो P बराबर आप लिख सकते थे IRMS स्क्वायर इंटू R, ये देखो 4 का स्क्वायर इंटू R हुआ 50, ये देखो 800 वॉट, ये हमारा पावर। ठीक है, नोट करिए, एक सवाल करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, लेकिन LCR सीरीज सर्किट, LCR सीरीज सर्किट with 100 ohm resistance, LCR series circuit with 100 ohm resistance is connected to an AC source, is connected to an AC source, is connected to an AC source of 200 volt, of 200 volt, and angular frequency, and angular frequency 300 radian per second, and angular frequency 300 radian per second, 300 radian per second, full stop वाला लिखिए। when only capacitor is removed, when only capacitor is removed, current lag behind the voltage, current lag behind the voltage by 60 degree, current lag behind the voltage by 60 degree। कह रहे हैं अगर आपने केवल कैपेसिटर को हटा दिया तो सर्किट में इंडक्टर रजिस्टर बचा, तो सर्किट इंडक्टिव हो जाएगा, तो करंट लैगिंग होगा सोर्स वोल्टेज से, या ऐसे बोले सोर्स वोल्टेज लीड करेगा करंट से, कितना एंगल दिया 60 डिग्री। आगे लिखा फुल स्टॉप के बाद व्हेन ओनली इंडक्टर इज रिमूव्ड, व्हेन ओनली इंडक्टर इज रिमूव्ड देन, अब बताओ इंडक्टर हटा दिया तो करंट और रेजिस्टेंस बचा, सर्किट सॉरी, अब हमारा कैपेसिटर और रेजिस्टेंस बचा तो सर्किट हो गया कैपेसिटिव, तो करंट लीड करेगा, लेकिन देन करंट लीड द वोल्टेज, देन करंट लीड द वोल्टेज बाय 60 डिग्री। अब बताइए करंट वोल्टेज से, सोर्स वोल्टेज से लीड कर रहा कितना एंगल 60 डिग्री। कैलकुलेट, कैलकुलेट करंट एंड पावर डिसिपेटेड, calculate current and power dissipated in AC circuit, calculate current and power dissipated in AC circuit। सवाल पढ़ लो बेटा, एक LCR सीरीज सर्किट है, एक LCR सीरीज सर्किट है, ये बताओ रेजिस्टेंस है
100 ओम, ये एक्सएल है √3R, ये एक्सी है, सॉरी ये एक्सएल है और ये एक्सी है। एक्सएल एक्सी की वैल्यू दी नहीं गई है अभी, ठीक है। और एक एसी सोर्स के साथ कनेक्शन किया गया है, एलसीआर सीरीज सर्किट है, और सोर्स का वोल्टेज 200 वोल्ट दिया है। अच्छा ओमेगा भी दिया है, कितना ओमेगा है बेटा? 300 रेडियन पर सेकेंड। हमको करंट निकालना है और पावर डिसिपेटेड इन एसी सर्किट। बताओ पहले केस में क्या बोला गया है कि हमने जब कैपेसिटर को रिमूव करा, तो बताओ अगर कैपेसिटर इज रिमूव्ड, पहली कंडीशन व्हेन कैपेसिटर इज रिमूव्ड। अच्छा बताओ अगर कैपेसिटर को रिमूव कर देंगे तो बताओ सर्किट में एक्सएल और आर बचा, तो ये आर का फेज, तो ये एक्सएल का फेज होगा, तो ये हमारा बताइए जेड होगा, राइट। अच्छा ये हमारा करंट या वी आर का फेज होगा, तो ये हमारा वी एल का फेज होगा, और ये वी सोर्स होगा, और ये एंगल फाई होगा, ये फाई होगा। तो सवाल में कह रहे हैं हमसे कि बताइए जो करंट है वो सोर्स वोल्टेज से 60 डिग्री लैगिंग है, 60 डिग्री लैगिंग है, तो बताओ यार tan फाई अगर लगाएं, tan फाई बराबर एक्सएल बाई आर, देख लो tan फाई, तो tan 60 एक्सएल बाई आर, तो एक्सएल की वैल्यू हो गई है ये √3R, एक्सएल हो गया बेटा √3R, देख लो अच्छे से। अब उन्होंने केस 2 सेकंड कंडीशन देखना बेटा, व्हेन ओनली इंडक्टर इज रिमूव्ड। अब हमने केवल इंडक्टर को हटाया, तो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं, एक एक करके इंडक्टर को रिमूव करा, तो ये बताओ हमारा आर बचा, ये हमारा एक्सी बचा, और ये हमारा जेड हुआ, और ये एंगल ऑफ फाई हुआ। तो ये हमारा देखो करंट का फेज या वी आर का फेज, ये बी सी होगा और ये वी सोर्स होगा, और ये एंगल 60 डिग्री फाई कहा गया है। अब कह रहे हैं जो करंट है वो सोर्स वोल्टेज से 60 डिग्री लीड कर रहा है, कब? जब हमने इंडक्टर को हटाया। तो यहां बताओ जरा tan फाई लगाओ, तो tan फाई हो जाएगा एक्सी बाई आर, और फाई बताओ बेटा 60 है, तो tan 60 बराबर एक्सी बाई आर। तो यहां से बताओ एक्सी की वैल्यू tan 60 √3, तो ये हो जाएगा √3R एक्सी। बताओ एक्सएल भी √3R था, एक्सी भी √3R आया, तो यार ये तो वो केस हो गया कि एक्सएल बराबर एक्सी बराबर √3R। तो बताओ बेटा क्या ये रेजोनेंस कंडीशन है? क्या ये रेजोनेंस कंडीशन है? यस। अगर ये रेजोनेंस कंडीशन तो जेड बराबर आर मिनिमम, तो बताओ करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और वो आरएमएस करंट होगा सोर्स वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू अपॉन जेड, और सोर्स वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू है 200 अपॉन जेड बराबर आर, और जेड बराबर आर है 100, तो ये आ गया 2 एम्पियर करंट। करंट आ गई 2 एम्पियर, और बेटा ये मैक्सिमम करंट होगी क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन, राइट। अब देखो यहां पे पावर पूछा हमसे, पावर इन एसी सर्किट, तो इसे हम लिख सकते हैं आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, पावर डिसिपेटेड एनर्जी लॉस पर सेकेंड। तो आई आर एम एस आया 2 का स्क्वायर, आर है 100, तो बताओ बेटे ये हो गया 400 वॉट। अच्छा यहां अगर पावर फैक्टर कहते हैं हमसे, तो यार ये रेजोनेंस कंडीशन है, पावर फैक्टर होगा कॉस फाई, कॉस फाई, कॉस फाई क्या होता है आर बाई जेड, और आर बराबर जेड होगा तो ये होगा 1, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन में आर बराबर जेड होता है, आर बराबर जेड होता है रेजोनेंस में। तो बताओ पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, नोट करिए। राइट
एक सवाल और करते हैं, इसे रब करने जा रहे हैं। देखना बेटा, अगर हम आपसे कहें यहां पर, मान लो हम पैरेलल सर्किट ले लें एलसीआर, समझना बहुत बढ़िया से, ये सोर्स है, इसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस, पैरेलल में एक इंडक्टर और पैरेलल में ही एक कैपेसिटर। तो देखो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं, कितना भी कठिन सवाल हो बेसिक्स नहीं बदलेंगे। मान लो ये सोर्स वोल्टेज 200 वोल्ट है, आर की वैल्यू 100 ओम है, ये मान लो एक्सएल हमारा 50 ओम है, एक्सी मान लीजिए हमारा, मान लीजिए जरा 40 ओम है, ठीक है 40 ओम। हमसे कहा जाए कि बताओ यहां से जाने वाली करंट कितनी होगी, सोर्स से निकलने वाली करंट बताइए कितनी होगी, ये हमारा सवाल है। यही वो कठिन, अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है तो आप ये करंट नहीं निकाल पाएंगे। तो फेज को समझना होगा। बताओ बेसिक लॉ क्या था, रेजिस्टेंस क्या था, मेरे में आने वाली करंट और मेरा वोल्टेज हमेशा सेम फेज में होगा। किसमें होगा, सेम फेज। बताओ यहां सब में कॉमन क्या है, तीनों पैरेलल है तो तीनों में वोल्टेज कॉमन है बेटा। तो सुनो भाई, यहां का वोल्टेज VR, यहां का वोल्टेज VL और यहां का वोल्टेज VC, बताओ क्या बराबर बराबर होगा? यस। तो यहां देखो VR, VL और VC और ये V सोर्स के बराबर होगा, और ये बताओ 200 वोल्ट होगा, और ये सब RMS वैल्यू है। अब देखो यहां से जो करंट गई I, वो तीन जगह बट गई, इधर I1, इधर I2 और इधर I3, I1 I2 और I3। अब बताओ ये करंट और ये वोल्टेज दोनों सेम फेज में होंगे, I1 और VR सेम फेज में। पहले चलो I1 की वैल्यू निकालो, VR की वैल्यू 200, तो I1 होगा 200 बाई 100, 2 एम्पियर, या 2 एम्पियर। देखो कैसे निकाला हमने, I1 बराबर VR अपॉन R, तो VR बताओ V सोर्स के बराबर है पैरेलल में, तो 200 अपॉन 100, तो ये बताओ बेटा 2 एम्पियर। I1 देखो ये 200 अपॉन 50, तो ये आ गया देखो 4 एम्पियर I2। I3 निकालो भाई, 200 यहाँ का वोल्टेज है, देखो ये 200 वोल्ट अपॉन 40, ये आ गया 5 एम्पियर। देख लो बढ़िया से। अब समझना ये जो I2 थी, देखो I2 कैसे निकाली हमने, क्लियर है ना, VL हमारा 200 वोल्ट था, तो 200 अपॉन 50, 4 एम्पियर। अब यहां देखो हम फेज देखने चले कि I1 I2, देखो I जो होगा, जो I होगा वही तीन जगह बटा है, I1 प्लस I2 प्लस I3। लेकिन सवाल ये है कि इनका जो एडिशन है, अब वो अलजेब्रिक एडिशन नहीं होगा, क्योंकि I1 I2 I3 में होगा फेज का डिफरेंस, तो वेक्टर एडिशन फॉलो होगा। तो यहाँ करंट भी वेक्टर एडिशन फॉलो करेगा, क्योंकि ऐसी करंट है, फेज डिफरेंस है। तो हम देखो रेफरेंस किसे माने जरा बताओ, I1 I2 I3 में फेज देखना है, मैंने कहा रिजल्टेंट निकालना है। तो इन सब में कॉमन है वोल्टेज, तो हमने देखो सोर्स वोल्टेज को कॉमन माना, सोर्स वोल्टेज। बताओ जो सोर्स वोल्टेज है वही VR है, वही VL है, वही VC। ध्यान देना, ये VL और यही VR और यही VC, ध्यान दीजिएगा जरा। ये क्या कहता, I1 करंट, रेजिस्टेंस वाली करंट कहता कि मैं और मेरा वोल्टेज सेम फेज में। तो देखना अगर ये रेफरेंस है तो I1 करंट ऐसे होगी, और ये I1 देखो 2 एम्पियर, इसके साथ सेम फेज में। इंडक्टर क्या था, मेरी करंट और मेरे वोल्टेज में, करंट π/2 लीड करता, वोल्टेज π/2 लीड करता है, करंट π/2 लैगिंग होता है, किसमें, वोल्टेज में।
ओ सर इंडक्टर में, इंडक्टर कहता मेरा वोल्टेज और मेरी करंट में हमेशा वोल्टेज पाई बाय 2 लीड करेगा इंडक्टर में। तो बताओ ये लीडिंग होगा ये लैगिंग, तो I2 इस VL से पाई बाय 2 लैगिंग इधर आएगा I2, और ये I2 आया 4 एम्पियर। बढ़िया से देख लो, यहां देखो I3 कैपेसिटर की करंट और कैपेसिटर का वोल्टेज में, करंट पाई बाय 2 लीडिंग, तो VC बताओ ये है, तो इससे पाई बाय 2 लीडिंग इधर आएगा I3, और ये हो गया बेटा 5 एम्पियर। तो देखो I1 I2 I3 में, अच्छा यही फेज है हमारा V सोर्स का, यानी इसको हमने रेफरेंस माना और इसके साथ I1 I2 I3 के फेज देख लिए। यहां रेफरेंस हमने देखो वोल्टेज को माना क्योंकि तीनों में कॉमन वोल्टेज है। अब देखो बेटा इन दो में पाई का फेज डिफरेंस, I3 और I2 में पाई फेज डिफरेंस, तो इनका रिजल्ट ऊपर की तरफ I3 माइनस I2, और ये बचा बताओ 1 एम्पियर, इधर बचा I1 2 एम्पियर, तो ये बताओ इनका रिजल्टेंट ये आएगा I नेट और ये एंगल होगा फाई। बोलो भाई, तो हम बोलेंगे कि जो I नेट होगा वो रूट के अंदर I1 का स्क्वायर प्लस I3 माइनस I2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आएगा रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आंसर होगा रूट 5 एम्पियर करंट, यानी ये जो करंट होगी ये रूट 5 एम्पियर होगी। और इस करंट और सोर्स वोल्टेज में कौन लीड करेगा, तो बताओ ये रूट 5 एम्पियर इधर आ रहा है, यानी इधर आ रहा है ये करंट नेट, और ये एंगल आ रहा है फाई, और ये फाई निकाल सकते हो, लगा दो tan फाई, तो tan फाई इस ट्रायंगल में लगाइए जरा, तो tan फाई की वैल्यू बताओ बेटे 1/2, फाई आ गया tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 1/2, और हम बोल देंगे इन दिस केस करंट इज लीडिंग इन फेज फाई विद रिस्पेक्ट टू सोर्स वोल्टेज, यानी ये जो करंट जा रही है ये सोर्स वोल्टेज से फाई एंगल लीड कर रही है। ये हमने पैरेलल LCR सर्किट में न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के क्वेश्चन किया। ठीक है बेटा, नोट करो, और आज मैं यही रोक रहा हूं, इसके आगे ट्रांसफार्मर अगली क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा।